भले ही बोर्ड आपको साफ ना दिखे, लेकिन जो करवाऊंगा एकदम सॉलिड करवाऊंगा। क्या आपको बोर्ड दिख रहा है सही? पीछे दिक्कत आ रही है किसी को? हाँ बेटा, दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही? ठीक है। देखो बच्चों, विस्थापन का मतलब होता है हटाना। क्या होता है? विस्थापन का अर्थ क्या है? हटाना। अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील को हटा देती है। कम क्रियाशील को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। ठीक है। कम क्रियाशील को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। ठीक है बच्चों, इतना आया समझ में? अब देखो बच्चों, इधर ध्यान से देखो, शॉर्ट में समेट दूंगा इसको। आपको विलयन लेना है सिर्फ एक। विलयन क्या लेना है? और वो विलयन है आपके पास कॉपर सल्फेट CuSO4। क्या विलयन है? इसी तरह से एक दूसरा ले लो CuSO4, एक तीसरा ले लो CuCl2। क्या ले लो? तीनों आप इस तरह से ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है ना? सिंपल हो गया है ना? देखो, विस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल इजी हो गई। अब इसकी अभिक्रिया सबसे पहले करवा दो Fe यानी फेरम लोहे से, फिर इसकी करवा दो जर्डन जिंक से, और फिर इसकी करवा दो Pb लेड से करवा दो। ये तीनों की तीनों धातुएं Fe, जिंक और Pb, ये तीनों धातुएं कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील हैं। कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए कॉपर को उसके विलयन से ये हटा देगी। कॉपर को उसके विलयन से आई बात समझ में? कैसे हटाएगी? देखो, मान लो आपके पास ये एक प्रकनली है, और इस प्रकनली में आपके पास नीला विलयन है, नीला। और ये नीला विलयन है बच्चों कॉपर का। किसका? हाँ, कॉपर सल्फेट है ये। क्या है? कॉपर सल्फेट। इस कॉपर सल्फेट में सबसे पहले आप डालो लोहे की कील। क्या डालो? लोहे की कील डालते ही ये नीला विलयन जो है कैसा हो जाएगा? ये नीला विलयन आपका भूरा हो गया। क्या हो गया? भूरा हो गया। या मान लो इसका नीला रंग जो है वो मलिन हो गया। नीला रंग कैसा हो गया? मलिन। आई बात समझ में? अब इस भूरे रंग को अगर आप और बदलना चाहो तो इस लोहे वाली कील के विलयन में जिंक का टुकड़ा डाल दो। क्या डाल दो? जिंक का टुकड़ा। हाँ, जिंक लोहे से ज्यादा क्रियाशील धातु है, वो लोहे को विस्थापित कर देगी। आई बात समझ में? तो देखो, इधर एग्जाम में ये डायग्राम भी बनाना आ जाता है, तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हो ना? प्रश्न कैसे आएगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर उसका रंग मलिन हो जाता है या बदल जाता है। चित्र बनाइए। तो आप ये दोनों प्रकनली बना दो, ऐसे डायग्राम बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाम लिख दो, ये प्रकनली है, ये कॉपर सल्फेट है, लोहे की कील है, इस तरह से इसका नाम लिख दो। ठीक है। अब बच्चों, ये तीनों की तीनों धातुएं कॉपर सल्फेट से क्या है? ज़्यादा क्रियाशील है। देखो इधर, कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देगी। यहाँ Fe आ जाएगा, FeSO4 + Cu। इसी तरह से यहाँ पर जिंक SO4 + Cu। इसी तरह से इसमें Pb यहाँ पे आ जाएगा, PbCl2 + Cu।
इस तरह से ये अभिक्रिया कौन सी हो गई? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। हाँ, अधिक क्रियाशील धातु ने कम क्रियाशील को हटा दिया। अधिक क्रियाशील ने कम क्रियाशील को हटा दिया। सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। अब प्रश्न कैसे आता है वो देखो। प्रश्न ज्यादातर ऐसे आता है, यहां आपको अफी दे दिया, यहां आपको कुछ नहीं दिया, ठीक है, यहां आपको कुछ नहीं दिया, यहां पे आपको इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया और ये पूरा का पूरा लिख दिया, समझे। फिर आपको पूछ लिया कि यहां पर क्या आएगा, तो आपको पता ही है क्या आएगा? CuSO4 आएगा। क्या आएगा? CuSO4। या प्रश्न ऐसे आएगा कि एक नीले विलयन में लोहे की कील डालने पर उसका रंग बदल जाता है, तो अभिक्रिया बताइए, यानी समीकरण बताइए। इस तरह से प्रश्न देगा तो आपको इसमें विस्थापन अभिक्रिया लिखनी है। क्या लिखनी है? विस्थापन अभिक्रिया। और पूरी किताब में ये 3 विस्थापन अभिक्रिया है, तीनों इस तरह से आपको लिखनी है। कोई दिक्कत? अब इसके बाद में देखो द्विविस्थापन। द्विविस्थापन का मतलब ध्यान से समझो। बच्चों इधर देखो, यहां से लिख रहा हूं मैं, दिख रहा है क्या? इसमें पूरा दिख रहा है, कट नहीं रहा है? स्क्रीन में दिख रहा है ना? यहां से दिख रहा है। द्विविस्थापन, द्वि का मतलब होता है दो। क्या होता है? दो। आपको यौगिक मिलेंगे इस तरह से, यौगिक। अब आपको पता है यौगिक किसका होता है? 2 या 2 से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, है ना। देखो इधर यौगिक, जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट। याद रखने का तरीका भी बताऊंगा, ध्यान से देखो इधर। ये है सोडियम सल्फेट। क्या है? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट प्लस इस सोडियम सल्फेट, अब आगे मैं क्या लूं, दिमाग घुमा रहा हूं ऐसे, ठीक है। तो याद करो, इधर देखो मेरी तरफ। ये सोडियम हमेशा Cl से जुड़ता है ज्यादातर, तो बनता है NaCl। क्या बनता है? NaCl। तो ये 2 सोडियम है, 2 ही मेरे को Cl चाहिए। Cl कितना चाहिए? 2। और ये हमेशा किसके साथ जुड़ता है? लगभग बेरियम के साथ में, Ba के साथ में जुड़ करके यौगिक बना लेता है। तो BaCl2, ये 2 यौगिक ले लिया हमने। ये बेरियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है, ले लिया। अब देखो बच्चों, ये बाहर वाला इस बाहर वाले से जुड़ेगा, अंदर वाला अंदर वाले से जुड़ेगा। समीकरण आपको ऐसे लिखनी है, देखो 2NaCl प्लस BaSO4 आया समझ में। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा? जैसे यहाँ पर किताब से अलावा आपको कुछ और दे दिया, ठीक है। जैसे ये दे दिया H2SO4 प्लस KOH, ये दे दिया। जैसे मान लो ये इसकी जगह HCl लिख दूँ मैं, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके, ठीक है। तो ये बाहर वाला इन बाहर वालों से जुड़ा, आगे बना H2O प्लस ये इससे जुड़ा तो बना KCl। अब उसने पूछेगा क्या, वो इस तरह से पूछेगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है, यानी ये अभिक्रिया देके पूछेगा कौन सी अभिक्रिया है। आपको कंफ्यूज करेगा कि सुमेलित करो। क्या करो? कैसे? देखो इधर आराम से पढ़ाता हूँ। ये अभिक्रिया दे दिया आपको और बीच में इनके काट दिए, जैसे ये काट दिया, यहाँ पे ये निशान दे दिया, ठीक है। इस तरह से दे दिया कि यहाँ ये चिन्ह दे दिया, या मान लो यहाँ पे दे दिया उसने A, कि A क्या है उसका नाम लिखो, अभिक्रिया का प्रकार लिखो, अभिक्रिया का प्रकार लिखो। तो आपको पता है A कौन है?
BaSO4, ये है ना BaSO4। तो देखो बच्चों, इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर है, तो ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? 2 इधर 2 इधर, द्वि 2 2, ये 2 2, बाहर वाला बाहर वाले से जुड़ेगा, अंदर वाला अंदर वाले से जुड़ेगा। समझ गए? ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अवक्षेप का निर्माण। कैसे होता है अवक्षेप का निर्माण? देखो ये जो समीकरण है ना, ये मान लो ये कोई प्रश्नली आपके पास ये रही, ठीक है। इस प्रश्नली में ये डाला हुआ आपके पास Na2SO4, और इसमें अब आप ये डाल रहे हो BaCl2। ये दोनों आपने मिक्स किए तो यहाँ पर एक अवक्षेप बच जाएगा आपके पास, और कुछ पदार्थ ऊपर इस तरह से तैरने लगेंगे, लेकिन यहाँ तली में अवक्षेप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अवक्षेप। इसलिए इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया या द्वि विस्थापन अभिक्रिया। हुआ क्या है इस अभिक्रिया में? आयनों का आदान प्रदान। किसका आदान प्रदान? कैसे आदान प्रदान हुआ है? ये सोडियम आपको पता है प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस वाला माइनस वाले के साथ में जुड़ा है। ये आयन प्लस आयन यहाँ गया इसके अंदर, ये दोनों आयन आपस में जुड़े हैं, तो क्या हुआ? आयनों का आदान प्रदान। क्या हुआ बच्चों? आयनों का आदान प्रदान। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एग्जाम्पल याद हो गया? नहीं बोलोगे? आगे देखो। इसके बाद में बच्चों हम क्या करते हैं वो देखो। उपचयन, अपचयन। ऊ की मात्रा है, इधर देखो पीछे बोर्ड पे देख बेटा, आपके लिए तो पढ़ा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है। क्लास में अगर बच्चे ही आप नीचे देखोगे तो फिर फ़ायदा क्या? कोई फ़ायदा है क्या? फ़ायदा नहीं है ना। देखो ऊ की मात्रा है, ऊ, ये तो ए की मात्रा, इसको मत छेड़ो, ए वाले को मत छेड़ो, ऐसे आगे मात्रा ऊ की, ऊ ऊ ऊ ओ औ अंग ए, इस तरह से बोलते थे ना पहली क्लास में। तो ऊ के बाद में ओ आया है, ओ का ऑक्सीकरण कर दो, ऑक्सीकरण। इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी। कमी का मतलब इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। किसकी? हाँ, हाइड्रोजन की वृद्धि। अगर मान लो ऑक्सीजन जुड़ गई तो उसका ऑक्सीकरण हो गया, उपचयन हो गया। ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीकरण हो गया, उपचयन हो गया। कैसे? सी ए और क्या लिख दूं? ओ, बिना बुझा चुनना है आपके पास, प्लस क्या जोड़ूं? H2, हाइड्रोजन जोड़ूं। ठीक है। अब देखो आगे बनेगा क्या? क्या बनेगा? क्या सही है? क्या ये समीकरण है? क्या लिखूं बोलो? Cu हाँ, ध्यान रखो ना, ये ऐसे लिखो Cu प्लस, कैसे? Cu प्लस H2O लिख दिया मैंने।
अब इधर देखो, यहाँ से ये जो है इसके साथ में जुड़ गई CuO प्लस H2, ये बना। देखो इधर इसमें ऑक्सीजन जुड़ी है ना, ऑक्सीजन जुड़ी है मतलब उपचयन हुआ है। क्या हुआ है? इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई है ना, ऑक्सीजन हट गई मतलब क्या हुआ? अपचयन। ठीक है बच्चों। अब एक मैं रासायनिक अभिक्रिया, वो विस्थापन अभिक्रिया लिख रहा हूं। देखो Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। इसमें देखो, इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ी है और इसमें से ऑक्सीजन हटी है। ऑक्सीजन जुड़ी है मतलब उपचयन यानी ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीजन हटी है मतलब अपचयन हो गया। क्या हो गया? हमने ये एग्जाम्पल लिया था विस्थापन अभिक्रिया में। किसमें? विस्थापन अभिक्रिया में। तो बच्चों उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है, दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है। इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। आ गया समझ में? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या रेडॉक्स अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया हो सकती है? हो सकती है। देखो विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है ये, और मैंने रेडॉक्स में लिख दिया। तो पेपर में प्रश्न ही आता है, क्या विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया हो सकती है? तो हम लिखेंगे हाँ हो सकती है, क्योंकि इसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखो और एग्जाम्पल देखो। बताओ समीकरण। एक ये समीकरण लिख दूं, कौन सी? इधर देखो, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस 4HCl लिख दूं? लिख दूं? इसमें क्या होगा? MnCl2, MnCl2 2H2O प्लस Cl2। क्या? मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसकी क्रिया करवाई HCl के साथ। किसके साथ? 4 HCl ले लिया मैंने। नहीं लोगे तो अपने आप आ जाएगा, अभिक्रिया संतुलित करोगे तो, पता है ना। तो ये देखो यहाँ से, यहाँ इसमें क्या हुआ देखो, इसके अंदर मैग्नीज की बात करो, ऑक्सीजन हट गई तो क्या हो गया? इसका अपचयन हो गया। और इसमें देखो, और मैं क्या लिखूं बताओ? ये तीर का निशान कहाँ पे लगाऊं? यहाँ पे लगाऊं या आगे लगाऊं? Cl2 पर। Cl2 पर क्यों लगाया मैंने, ये बताओ? हाँ, ये HCl मैंने यहाँ पे लगाया है। यहाँ पर क्यों लगाया? कारण बताओ? हाइड्रोजन की कमी हो गई, हाइड्रोजन कम हो गई मतलब ऑक्सीजन बढ़ गई। समझ गए? हालांकि ऑक्सीजन नहीं है उसमें। समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या हो गया? इसका ऑक्सीकरण मान लो चाहे उपचयन मान लो। आया समझ में? अच्छा, ये तीर का निशान मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? हाँ, दोनों में हाइड्रोजन बराबर है, हाइड्रोजन में कोई अंतर नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये तीर का निशान यहाँ पे लगाया है। समझ गए? तो अपचयन उपचयन दोनों बता दिया मैंने। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रही है। और एग्जाम्पल बताओ? यहाँ पे लिख देता हूँ, Zn प्लस ZnO प्लस C, Zn प्लस CO।
इसमें देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कम हट गई, अब चेन, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई, क्या हो गया, उपचयन। आ गया समझ? इस तरह से ऑक्सीकरण और उपचयन। अब पेपर में प्रश्न क्या आता है वो सुनो। अपचयन और उपचयन में अंतर बताइए। क्या बताइए? अपचयन और उपचयन में अंतर बताइए। देखो इधर, अपचयन और उपचयन में अंतर, उपचयन में अंतर बताओ। तो अपचयन होता है ना, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या होती है बच्चा? ऑक्सीजन की कमी। नंबर 2, हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की, ये बात होती है ना। और इसमें उल्टा लिख देंगे, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी। पेपर में आया, आप इस तरह से कर दो। अंतर ये हो गए। कमजोर बच्चे ध्यान से सुन लो बेटा, इंटेलिजेंट का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो तो एक बार इसे नज़र मारते हैं ना अक्षरों पर, तुरंत याद हो जाता है, उनकी मेमोरी तेज होती है। और दिक्कत है आप लोगों की। ठीक है, इतना काफ़ी है।